नमस्कार। आज हम मई 2025 के भारत पाकिस्तान संघर्ष पे बात करेंगे, खासतौर पे यूट्यूब पर जो कुछ हुआ। हमारे पास कुछ रिसर्च है जो दिखाती है कि कैसे ये प्लेटफॉर्म एक तरह से डिजिटल रणभूमि बन गया था। आज कोशिश रहेगी ये समझने की कि इस संघर्ष में यूट्यूब पर क्या चला, किस तरह की जानकारी फैली और हाँ, इसका मतलब क्या था। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। ये बहुत ही दिलचस्प विषय है, खासकर ये देखना कि कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अब आधुनिक संघर्षों का आप कह सकती हैं एक नया मोर्चा बन गए हैं। ये संघर्ष आपको याद होगा अप्रैल 2025 में पहलगाम कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ था उसके बाद शुरू हुआ। जमीनी लड़ाई तो खैर 100 घंटे से भी कम चली, लेकिन इसका जो डिजिटल पहलू था वो काफी लंबा और जटिल था। हाँ, और जो बात सूत्रों से पता चल रही है वो ये कि दोनों तरफ से मतलब जमकर यूट्यूब का इस्तेमाल हुआ गलत सूचनाएं फैलाने के लिए। खबरें थीं कि जैसे वीडियो गेम की फुटेज को असली लड़ाई बताकर पोस्ट किया गया और लाखों व्यूज मिले उन पे। यहाँ तक कि एआई जनरेटेड वीडियो भी इस्तेमाल हुए। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। हाँ, एक तो बहुत ही चौंकाने वाला मामला था जिसमें कथित तौर पर पाकिस्तानी सेना के एक प्रवक्ता का एआई से बनाया हुआ वीडियो आया। उसमें वो 2 लड़ाकू विमान खोने की बात मान रहे थे। अब भाषा के लहजे में कुछ बारीकियां थीं जिनसे शक हो सकता था, पर वो पकड़ा नहीं जा सकता था आसानी से। नहीं, क्योंकि होठों की हरकत लिप सिंक वो लगभग सटीक थी। पहली नजर में पकड़ना बहुत मुश्किल था। और एआई की यही ताकत है जो इसे दुष्प्रचार के लिए खतरनाक बनाती है। वो एक विश्वसनीयता का भ्रम पैदा कर देती है। अविश्वसनीय। और सिर्फ वीडियो ही नहीं थे, शायद तस्वीरें भी। हाँ बिल्कुल, रावलपिंडी स्टेडियम के खंडर होने की एआई जनित तस्वीरें भी खूब फैलाई गईं। इस तरह का जो कंटेंट होता है ना, उसका असर बहुत गहरा होता है। ये सिर्फ खबर नहीं फैलाता, ये लोगों में डर, भ्रम, गुस्सा ये सब पैदा करता है। और जीत के झूठे दावे वो सीधे मनोबल पर असर डालते हैं। हाँ, जब इतने विश्वसनीय दिखने वाले नकली वीडियो और तस्वीरें इतनी तेजी से फैलें तो जाहिर है इनका असर सिर्फ ऑनलाइन दुनिया तक तो नहीं रहता होगा। असल में जमीन पर लोगों की सोच पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? प्रभाव तो काफी व्यापक था। एक तो इसने माहौल को और ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया। दूसरे, कई बार तो जो मुख्य धारा की मीडिया है वो भी बिना पूरी जांच पड़ताल के इन वायरल चीजों के झांसे में आ गई। अच्छा। हाँ, जिससे गलत जानकारी और ज्यादा फैल गई। ये दिखाता है कि वीडियो आधारित दुष्प्रचार भावनात्मक रूप से कितना कितना पावरफुल हो सकता है। हाँ। और जो पारंपरिक फैक्ट चेकिंग के तरीके हैं उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती बन गया है। भारत की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया हुई? कुछ यूट्यूब चैनल ब्लॉक भी हुए थे ना? हाँ बिल्कुल। सरकार ने 28 अप्रैल 2025 को मेरे ख्याल से 17 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक किए थे। अच्छा। इनमें कुछ बड़े मीडिया आउटलेट्स और सरकारी हैंडल्स भी शामिल थे। तो ये कदम दिखाता है कि सरकारें यूट्यूब के प्रभाव को कितनी गंभीरता से ले रही हैं। हालांकि ये भी है कि इस ब्लॉकिंग की प्रक्रिया और पारदर्शिता पर सवाल भी उठे थे। साथ ही भारत की जो प्रेस सूचना ब्यूरो है पीआईबी, उन्होंने भी काफी सक्रिय रूप से कई वायरल दावों का खंडन किया, जैसे बदली हुई तस्वीरें या पुरानी फुटेज का इस्तेमाल, इन सब का। चैनल ब्लॉक करना एक कदम है, लेकिन ये कितना प्रभावी है? मतलब ऐसा कंटेंट तो शायद नए चैनलों पर फिर से आ जाता होगा फौरन। ये तो एक तरह का बिल्ली चूहे का खेल लगता है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, सही कहा आपने। और ये सिर्फ यूट्यूब तक ही सीमित नहीं था, ये एक बड़े डिजिटल युद्ध का हिस्सा था। इसमें एक्स जो पहले ट्विटर था और फेसबुक जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म भी शामिल थे। लेकिन यूट्यूब का जो वीडियो फॉर्मेट है वो इसे हेरफेर की गई फुटेज शेयर करने के लिए खास तौर पर असरदार बनाता है। ये हाइब्रिड युद्ध का एक साफ उदाहरण है। ऐसा संघर्ष जहां मिलिट्री एक्शन के साथ साथ साइबर हमले और ऑनलाइन दुष्प्रचार जैसे गैर सैन्य तरीकों का भी जमकर इस्तेमाल होता है। जैसा रूस यूक्रेन में भी देखा गया। बिल्कुल वैसा ही। तो इसका मतलब ये हुआ कि सूचना, या यूं कहें कि गलत सूचना, बिल्कुल वो अपने आप में एक हथियार बन गई थी, जैसे गोली या बम। निश्चित रूप से, बिल्कुल। मिशिगन विश्वविद्यालय के जॉयजीत पाल जैसे विश्लेषकों ने तो चेतावनी भी दी थी कि इस तरह का जो अनियंत्रित दुष्प्रचार है वो 2 परमाणु सशस्त्र देशों के बीच तनाव को खतरनाक स्तर तक बढ़ा सकता है, शायद युद्ध के और करीब। फैक्ट चेकिंग संगठन जैसे बूम लाइव वगैरह, उन्होंने बहुत मेहनत की,
लेकिन वीडियो कंटेंट को वेरीफाई करना वो टेक्स्ट या इमेज के मुकाबले कहीं ज़्यादा मुश्किल है और टाइम भी ज़्यादा लेता है। एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर भी करोड़ों व्यूज़ वाली पोस्ट्स पर चेतावनी लेबल बहुत कम दिखे। यूट्यूब पर भी यही हाल था। तो ये सारी बात हमें एक बड़े सवाल पर लाती है कि भविष्य में क्या हो। यूट्यूब जैसे ये जो बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, इनकी भूमिका क्या होनी चाहिए, इनकी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? क्या हमें कंटेंट की सच्चाई परखने के लिए बेहतर तकनीकी व्यवस्थाओं की और ज़्यादा पारदर्शिता की ज़रूरत है, ताकि इस तरह के डिजिटल हथियारों को बेअसर किया जा सके? बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है कि कैसे तकनीक और सूचना के इस दौर में सच और झूठ के बीच की जो लकीर है वो इतनी आसानी से धुंधली हो सकती है। और इसका असर सिर्फ वर्चुअल दुनिया में नहीं, बल्कि हमारी असल जिंदगी पर, हमारे समाज पर, देशों के आपसी रिश्तों पर कितना कितना गहरा पड़ सकता है। यकीनन इस पर गौर करने की जरूरत है।